हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बेटा, आज की हमारी क्लास का मकसद है बेसिकली लेक्चर नंबर 5 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें जो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी पास्ट लेक्चर्स में, जो हमने आपको थिंकिंग के लिए टूल्स दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने उनका आंसर निकाल भी लिया कुछ क्वेश्चंस का, और कुछ एक बच्चों को कुछ उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी। तो हमने सोचा आज एक्स्ट्रा क्लास लेके आपकी वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए, मेक श्योर आपने पुरानी क्लासेस ली हो, उनकी डीपीपी को मैक्सिमम अमाउंट तक सॉल्व कर रखा हो, नोट्स बना रखे हो, रिवाइज कर चुके हो उन नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से, तभी नेक्स्ट क्लास बेटा आज की क्लास समझ आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सब लोग ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, सुनिए जी, सबसे पहले क्या हमने आपको एवरेज एटॉमिक मास सिखाया था? यस सर। उसका फॉर्मूला क्या था? दैट इज सब्मिशन ऑफ हर एक आइसोटोप की जितनी परसेंटेज एबंडेंस होती थी मल्टीप्लाइड बाय देयर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। अब ठीक है, इसी तरह से हमने एटॉमिक सिखा दिया था। हमने सोचा कि आप मॉलिक्यूल के बारे में सोचेंगे, हमें बताना तो है ही मॉलिक्यूल का, बट क्योंकि हमने एक हिंट दे दिया, एटॉमिक का बता दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन करा दिया, जानबूझ के क्वेश्चन दिया डीपीपी में कि आप मॉलिक्यूल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे सोच पाए, कुछ नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं है बेटा, बट इसी को बोलते हैं थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, आज जो नहीं सोच पाए, मैं गारंटी देता हूं आफ्टर 2 मंथ्स वो भी सोच पाएंगे उन सब चीजों के बारे में। ठीक है, जेईई एडवांस ऐसे ही एक एग्जाम का नाम है जिसमें स्पून फीडिंग काम नहीं आती है, बच्चे के अपने थिंकिंग स्किल्स काम आते हैं और वो टाइम के साथ डेवलप होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। किसी के 3-4 मंथ्स में डेवलप होंगे, किसी के 6 मंथ्स में डेवलप होंगे, किसी के 12th में जाके डेवलप होंगे, बट हाँ, अगर पहले दिन से स्टार्ट कर देंगे तो ठीक है। हाँ, स्टार्ट ही अगर हम 8 मंथ्स बाद या 12 मंथ्स बाद करेंगे तो बेटा वो कभी भी थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तो अब सुनते हैं सबसे पहले एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, या इसे एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज। ठीक, जैसे एटॉमिक मास में भी परसेंटेज रखी जाती थी। किसकी परसेंटेज? किसकी परसेंटेज? मोल की परसेंटेज। मान लो एक बीकर के अंदर 2 गैसेस हैं। ठीक, उनका नाम क्या है? ए एंड बी। ठीक है, कोई सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, बट मैं गैस का एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, ए के मोल्स है यहां पर 6, बी के मोल्स है यहां पर 4। ए के कितने मोल्स हैं? 6, बी के कितने हैं? 4। बताओ मोल परसेंटेज ए की कितनी होगी? सर, किसी की भी परसेंटेज निकालनी होती है, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मुझे मोल परसेंटेज निकालनी है ए की, क्या आएगी? 6 मोल्स ए के डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं? 6 + 4 कितना हो गया? 10। 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 60%। मुझे मोल परसेंटेज निकालनी है बी की, कैसे निकालूंगा? मोल्स बी के 4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज 6 + 4 कितना हो गया? 10। 4 डिवाइडेड बाय 10 × 100 कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। ठीक, वैसे भी एक की मोल परसेंटेज निकल जाए, कंपोनेंट टोटल 2 हो तो दूसरे की 100 में से माइनस कर लो। भाई एक की 60 आई है, टोटल मिला के 100 आना है, तो दूसरे की कितनी होगी? 40 होगी। 100 - 60 दैट इज 40। ठीक है, मोल परसेंटेज आपको निकालनी आ गई जब आपको मोल्स दे रखे हैं। तो ये वर्ड तो समझ आ गया भाई, मोल परसेंटेज क्या होती है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो भी ए का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, अब उस पर तो डिबेट ही नहीं करनी, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा। बी का भी जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, रिपीट कर रहे हैं, पहले ए की मोल परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये साइन किसका है? प्लस का। फिर बी की मोल परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 100। तो आपको एवरेज मोलर मास मिल जाएगा उस मिक्सचर का, या एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा उस मिक्सचर का, जो कि दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम, नाम अलग है, एवरेज मोलर मास या एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब क्या है? सेम। ठीक है, क्वेश्चन करके देखेंगे तब ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। अगर 6 मोल्स किसके मिक्स किए आपने? नाइट्रोजन के, N2 मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एंड 4 मोल्स ऑफ किसके मिक्स किए? O2। फिर वही बात बेटा, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसके बारे में टेंशन कभी नहीं लेनी, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, नहीं तो आप लोग इतने क्वेश्चन कर लोगे कि आपको अपने आप याद हो जाएंगे।
6 मोल्स नाइट्रोजन के, 4 मोल्स ऑक्सीजन के। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के 6, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के 4, मोल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, क्या वो यही होगी 6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 10 इंटू 100 दैट इज 60%। मोल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 4 डिवाइडेड मोल्स ऑक्सीजन के 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 40% आ जाएगा। या 100 में से एक की परसेंटेज आ चुकी है वो निकाल दो, दूसरे की अपने आप पता चल जाएगी 40%। क्या मोल परसेंटेज पता चल गई? यस। हमें सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए थे, नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। क्या हम लोगों ने वो निकालना सीखा हुआ है? यस सर। एन का कितना दे रखा है? 14। ये देखो दे रखा है एन का 14, दिस इज 14 लिखा हुआ है बेटा। एन का 14 है तो N2 का कितना होगा? 2 इंटू 14 कम्स आउट टू बी 28। O2 के बारे में बात करते हैं। O का 16 दे रखा है, 2 इंटू 16 कितना आ गया? 32। बेटा एवरेज मोलर मास निकालना है हम लोगों को, ठीक है। और बस अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला था? एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। कैसे निकालेंगे एवरेज मोलर मास? पहले नाइट्रोजन की मोल परसेंटेज कितनी? 60 मल्टीप्लाइड बाय इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज 28। फिर साइन किसका आएगा? प्लस। समीशन लिखा हुआ था ना, समीशन का मतलब क्या होता है? प्लस। फिर ऑक्सीजन की मोल परसेंटेज 40 मल्टीप्लाइड बाय इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो अभी फाइंड आउट किया 32 डिवाइडेड बाय 100। क्या बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं आप? ठीक है, इतना जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसको सॉल्व जरूर करें। एक बार मैं भी कर देता हूं। वैसे 120 और 48 कितना होता है? 168, 32 4 जा 3 4 जा 20, 1 2 8 0। कितना आया? 2960 बाय 100 कम्स आउट टू बी 29.6। ठीक। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मान लो पेपर में क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शंस दे रखी थी, आपका आंसर आ गया 29.6 जो करेक्ट है। बट आपके मन में डाउट रह गया कहीं ना कहीं कि सर मेरा आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया। ये छोटी छोटी ट्रिक्स सीखो, एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, जिसकी भी मोल परसेंटेज ज्यादा होगी, पता है ना ये मोल परसेंटेज नाइट्रोजन की है 60 और ये ऑक्सीजन की है 40। ठीक है, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28, ऑक्सीजन का 32। आंसर आया 29.6। जिसकी भी मोल परसेंटेज ज्यादा होगी, जो एवरेज वैल्यू आएगी, ठीक है, वो उसके मोलर मास के पास होगी। जिसकी भी मोल परसेंटेज ज्यादा होगी, जो एवरेज वैल्यू आएगी, वो उसके मोलर मास के पास होगी। लाइक 29.6 किसके ज्यादा पास है? 28 के ज्यादा पास है कि 32 के ज्यादा पास है? सर 28 के ज्यादा पास है, क्योंकि 28 में सिर्फ 1.6 ऐड करो 29.6 बन जाता है, और 29.6 से 32 जाने के लिए 2.4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका भी है आपके आंसर को चेक करने का। ठीक, अच्छा और देखिए, जो हमने एवरेज मोलर मास वाला फॉर्मूला लिखा था, उसी को दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। उसी फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूं, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं। मत कह देना कि अब सर कुछ नया लिख दिया आपने। एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, पहली गैस की मोल परसेंटेज। ठीक, मोल परसेंटेज इनटू मोलर मास लिखना ना। क्या पहली गैस, जो गैस 1 है, इस कंटेनर के अंदर 2 गैसेस है, ए बी। ए के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, बी के नंबर ऑफ मोल्स N2 है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन शुरू में समझाया था, शायद N1 की वैल्यू 6 ली थी, N2 की वैल्यू 4 ली थी। ठीक, ए का मोलर मास M1 है, बी का मोलर मास M2 है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे ए के मोल परसेंटेज निकालनी है। ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू 100। ठीक है सर, ये आ गई मोल परसेंटेज ए की। ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू 100। मल्टीप्लाई किससे करते थे सर? मोलर मास से। मोलर मास कितना ए का? मोलर मास कितना ए का? M1 प्लस, फिर वही समीशन का साइन। बी के
मोल परसेंटेज, बी के मोल्स कितने हैं, N2, मोल परसेंटेज कितनी होगी उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इनटू बी का मोलर मास M2, और डिवाइड किससे करना था बेटा हम लोगों ने 100 से। क्या यही फॉर्मूला था? जो पीछे फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, दोनों सेम है, ठीक है। डिबेट नहीं करनी इसके ऊपर भी, बिल्कुल डिराइव कर रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक। बेटा ऐसा कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर से 100 बाहर निकाल रहा हूं, निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, M1 को N1 से मल्टीप्लाई कर दिया, M2 को N2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ये N1 प्लस N2, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला 100, ठीक। क्या बेटा ये 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला जो हमने मोल परसेंटेज वाला लिखा था, क्या वो यही फॉर्मूला, ठीक। जो फॉर्मूला हमने मोल परसेंटेज वाला लिखा था, और ये दोनों क्या है, सेम। मैं रिपीट कर देता हूं, N1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट गैस के, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स सेकंड गैस के, और M1 क्या है, पहली गैस का मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और M2 क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, सॉरी हाँ M2 ही लिखा है, ठीक है। मेरे को लगा मैंने M1 लिख दिया यहां पे, कोई बात, M2 ही लिखा है, क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास सेकंड गैस का, ठीक है। आगे मूव करते हैं, कहीं पर भी अब ये वाला जो फॉर्मूला लिखा ना, ये वाला फॉर्मूला या पिछला फॉर्मूला सेम ही है, चाहे वो सॉलिड के लिए अप्लाई करो, लिक्विड के लिए अप्लाई करो, गैस के लिए अप्लाई करो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, एवरेज मोलर मास ऑफ फिक्सचर का, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। आप देखिए सारा फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, और जो अब पढ़ा रहा हूं, दोनों सेम है एक्सेप्ट वन वर्ड, दैट इज ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखा है, ठीक। यहां पर क्या लिखा हुआ था, परसेंटेज बाय मोल्स लिखा हुआ था। गैस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है वही वॉल्यूम की रेशो होती है, गैस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है वही वॉल्यूम की रेशो होती है। प्रूव करके दिखाता हूं, फिर इस टॉपिक पर वापस आता हूं। पहले उसको प्रूव कर लें, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी कि कैसे रिलेट किया इसको, पहले मैं उसको प्रूव कर देता हूं, फिर टॉपिक पर वापस आता हूं। सुनिए, मान लीजिए बेटा ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं, ए एंड बी आर टू गैसेस, ठीक है सर, कोई टेंशन ही नहीं। इसके मोल्स हैं N1, इसके मोल्स हैं N2, ठीक है सर। रेशो निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ए के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बी के, मोल्स की रेशो निकाल रहा हूं, ठीक है। कितनी हो जाएगी, N1 बाय N2, ठीक है सर। ए के मोल्स डिवाइडेड बाय बी के मोल्स, वही तो लिखा आपने, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब भी किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स पता होते हैं, हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी होती है। लास्ट क्लास आपने पढ़ी है, मैगी मसाला इज वेरी टेस्टी, ठीक है। मैं कंडीशन वही मान रहा हूं कि यहां पर STPS, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, जब भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं, आपको वॉल्यूम निकालनी होती है। मुझे निकालनी है वॉल्यूम ऑफ गैस ए, ये गैस है, बार बार रिपीट कर दिया, कम से कम 10 बार बोल दिया, ये भी गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस बी। कैसे करूंगा, मैगी मसाला इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी क्या था, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, मल्टीप्लाई कर दो उसको 22.4 लीटर से, ठीक। तो वॉल्यूम ए की कितनी हो गई, जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बी की कितनी हो गई, जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं बी के, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। क्या बेटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो वॉल्यूम की रेशो होती है वही नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है गैस के लिए, जो वॉल्यूम की रेशो होती है वही नंबर ऑफ मोल्स की रेशो होती है किसके लिए, गैस के लिए। तो क्या ये प्रूव हो गया आपको, कि जैसे मोल परसेंटेज ऑफ गैस ए वो यही था ना, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इंटू 100, और क्या जो वॉल्यूम परसेंटेज होगी ए की, बेटा जो वॉल्यूम की रेशो वही नंबर ऑफ मोल्स की रेशो, ठीक है। क्या जो वॉल्यूम परसेंटेज होगी ए की, क्या वो भी यही होगी V1, मतलब कि
V1 नहीं लिखूंगा, VA लिखूंगा, क्योंकि मैंने उसे VA बोला, मैंने उसे VA बोला, वॉल्यूम ऑफ ए, डिवाइडेड बाय VA प्लस VB इंटू 100, VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB। बेटा वही है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशो है वही वॉल्यूम की रेशो है। तो यानी कि जहां पर आपने मोल परसेंटेज लिखा था गैस का, वहां पर मैं वॉल्यूम परसेंटेज गैस का लिख सकता हूं क्या, मैं वहां पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला आपको समझ आ गया कि ये आया कहां से है। जहां पर परसेंटेज बाय मोल्स लिखा हुआ था वहां पर परसेंटेज बाय वॉल्यूम आ गया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गैस के लिए। 10-10 बार रिपीट किया जा रहा है जी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 बार रिपीट करने के बाद भी अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है जी, आपके लिए भी हमारे लिए भी, ठीक है। ये प्रूफ हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन क्या है, इफ 8 लीटर्स ऑफ CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस के 8 लीटर दिए हुए हैं, इज मिक्स्ड विद 12 लीटर्स ऑफ N2 गैस इन ए कंटेनर, ठीक है, फाइंड द एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ये भी गैस है, पता ही है, ये भी गैस है, ना भी दिया होता है ना CO2 गैस है तो हमें पता ही है यार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर के लिए दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स वाला भी और वॉल्यूम वाला भी। मैं यहां पर कौन सा लगाऊंगा, वॉल्यूम वाला। क्यों, क्योंकि मुझे वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में। मान लो यहां पर मोल्स दिए होते कि ये 2 मोल्स है, ये 9 मोल्स है, तो भाई मोल वाला लगा लेता, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट मुझे क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन है तो मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। परसेंटेज ऑफ कौन सी वाली परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ गैसियस मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय देयर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको मोलर मास भी बोलते हैं, मर्जी आपकी, जो बोलना हो बोल लेना, मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बेटा। करके देखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड की फिर नाइट्रोजन की। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CO2, क्या वो यही होगी, वॉल्यूम कितनी है CO2 की, 8, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 8, CO2 की वॉल्यूम 8, टोटल वॉल्यूम 8 प्लस 12 इंटू 100, 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, दैट इज 40% आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज, नाइट्रोजन है ना दूसरा, हाँ नाइट्रोजन, ठीक है, अगर आपको CO2 की पता चल गई है तो नाइट्रोजन की अपने आप पता चल गई, 100 में से 40 माइनस कर दो। अगर 2 चीजें हैं तो एक को माइनस किया जा सकता है। अगर यही 3 चीजें होती, अगर ये 3 चीजें होती, एक ये होता है, एक ये होता है, तीसरा होता, तब 100 में से माइनस करके ना आता, ठीक है। दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 60 आना था, पहले बात हो चुकी है, बस निकाल लो बेटा। एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, पहली वाली गैस की वॉल्यूम परसेंटेज 40 मल्टीप्लाइड बाय इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो निकालना आता है बेटा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 गिवन होगा, नहीं तो अब तक याद हो चुका होगा, 1 इंटू 12 करूंगा क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 44। एक हमें और फाइंड आउट करना था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का, पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड आउट किया था। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, 14 इंटू 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 28। तो करते हैं बेटा, पहले 40 CO2 की वॉल्यूम परसेंटेज, उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके मोलर मास से, फिर प्लस का साइन, नाइट्रोजन की वॉल्यूम परसेंटेज 60 मल्टीप्लाई कर दें उसे उसके मोलर मास से 28, डिवाइडेड बाय क्या आना है बेटा, 100। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं कर देता हूं, बट मेरे ख्याल से इतना तो आप कर सकते हैं। इसको करूंगा तो यह आ जाएगा 1760 प्लस 28 को 6 से करते हैं तो आता है 168, यानी कि 1680 डिवाइडेड बाय 100।
बस इसको आप कर लेना, अब ये मत कहना कि सर इसको भी कर दो, ये आप कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लेंगे। हम लोगों ने एवरेज मोलर मास के और भी बहुत सारे फॉर्मूले सीख लिए हैं, ठीक है सर। आपने ये सिखाने से पहले ये क्वेश्चन क्यों दिया था डीपीपी के अंदर, मैंने बोल चुका हूं बेटा, आपको भी सोचना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो देखो जेई मेन तो हो जाएगा स्पून फीडिंग से, बट जेई एडवांस में आप अगर आईआईटी बॉम्बे के सपने देख रहे हो तो भाई इसको यूज करना सीखना पड़ेगा। गूगल एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता है। सबसे पहले जो कोडिंग का सर्च इंजन में यूज करना है वो किसने सीखा होगा? गूगल ने सीखा होगा ना, तो उसको थिंकिंग डेवलप करनी पड़ी होगी ना। आज की डेट में नई 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 एप्स आती जा रही हैं, तो ऐप में कोड डेवलप किया जाता है ना, कॉपी पेस्ट थोड़ा किया जाता है कहीं से। अगर कॉपी पेस्ट करना हुआ वो तो स्पून फीडिंग हो गई, बट कुछ सोचना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, कुछ चीजें दिमाग में आती हैं, कुछ चीजें नहीं दिमाग में आती हैं, ऐसे ही थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है ना। अगर हम सोचते, आपने क्रिकेट खेला होगा तो बचपन में जब आप क्रिकेट खेलते होंगे तो जो भी बॉलर होगा वो बॉल बिल्कुल नीचे जमीन पे डालता होगा, ठीक है ना, तो उससे आप थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। उसके बाद फिर वो थोड़ा आपको टप्पा डाल के बॉल डालता होगा, फिर स्पिन बॉल, फास्ट बॉल, ऐसे। तो ऐसे आप क्रिकेट खेलना या सीखना शुरू करते हैं। सेम केमिस्ट्री के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कि धीरे 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 आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पास्ट में देख चुके हैं, टॉपर्स ऐसा ही करते आए हैं, हर साल करते आए हैं, हर साल करते रहेंगे, हर साल हम उनको पढ़ाते हैं। और आपके बैच में से भी मैं गारंटी देता हूं, लिख के ले लीजिए, ठीक है, आपके बैच में भी टेलीग्राम डाउट्स पे पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। आपके बैच में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनका दिमाग चलना धीरे धीरे शुरू हो गया, और ऐसे सबका धीरे धीरे ही होता है, मेरा भी आपका भी। ऐसा तो होता नहीं यार पहले दिन आए 11th में, ओ भाई बहुत जबरदस्त चल रहा है। अच्छा एक और चीज बताता हूं आपको, और इस बात को भी लिख लेना, आप लोग लिख लेना, मतलब लिख लेना, और यह बात 100% जो है सच साबित होगी। 99.9% नहीं, 100% सच साबित होगी। वो बात क्या है मैं बताता हूं आपको। आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। इन तीनों में से सबसे आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। हो सकता है अभी आपको सबसे मुश्किल लग रहा हो, मैं मानता हूं उस बात को, मैं डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है। कारण ये चैप्टर ही ऐसा है, मोल कंसेप्ट उन चैप्टर्स में से है जिसमें कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे 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 डेवलप होता है। अभी देखना सेकंड चैप्टर चलेगा, आप कहेंगे अरे भाई ये इतना आसान है। थर्ड चैप्टर चलेगा, आप कहेंगे अब भाई ये तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, वो उससे भी ज्यादा आसान है। हम तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, शेड्यूल के सेकंड चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, शेड्यूल थर्ड फोर्थ जो भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है उसमें थोड़ा सा फिर दिमाग लगता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा सा दिमाग लगता है, इक्विलिब्रियम में ऑब्वियसली दिमाग लगता है, फिर रिडॉक्स बहुत आसान है, फिर हाइड्रोजन बहुत आसान है, एस ब्लॉक बहुत आसान है, पी ब्लॉक बहुत आसान है, जीओसी में फिर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन आसान की ही कैटेगरी में आता है, एनवायरमेंटल बहुत आसान है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें डेफिनेटली आपका दिमाग लगेगा ही लगेगा, और आपको लगाना भी चाहिए, थिंकिंग उन्हीं से डेवलप होगी, ठीक है। तो चलिए एवरेज मोलर मास का एक और भी हम लोगों ने सीख लिया है, और ये क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो आपके डीपीपी का क्वेश्चन था। बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत बार बोला, तो मैंने सोचा कि चलो यार इसी बहाने क्लास की क्लास हो जाएगी, वो डाउट का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, फिर वही बात है, केमिस्ट्री में मास और वेट को हम सेम लेके चलते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग होते हैं। मास मैटर कंटेंट इन द बॉडी होता है, वेट मास इनटू ग्रेविटी होता है, बट हम केमिस्ट्री पे उनको सेम लेके चलते हैं, पहले भी बता चुका हूं। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पूछा हुआ है किसका? गैस का, ठीक है, जिसके अंदर 20% नाइट्रोजन है, ठीक, 80% SO2 है। द प्रॉब्लम इज यहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये मोल की परसेंटेज है। सर आपने जो भी क्वेश्चन कराया ना, हमें जो पीछे 1-2 क्वेश्चन कराया, मोल परसेंटेज का कराया, वॉल्यूम परसेंटेज का कराया, यहां पर तो कोई भी मेंशन ही नहीं है कि ये मोल है कि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। जब भी मेंशन नहीं होगा, जब भी मेंशन नहीं होगा तो ये मास की परसेंटेज होगी। क्या होगी? ये मेंशन होता फिर तो कोई टेंशन ही नहीं यार, क्या क्या टेंशन है, लिखा होता मोल परसेंटेज, सर हो गया क्वेश्चन, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बट जब भी मेंशन नहीं होगा तो ये मास की परसेंटेज होगी। मास की परसेंटेज कहने का मतलब है इन 100 ग्राम ऑफ द मिक्सचर, उसमें 20 ग्राम क्या होगा? नाइट्रोजन, एंड 80% मतलब 80 ग्राम, 100 का 80% 80 ग्राम ही होता है, 80 ग्राम होगा SO2, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट दोनों के दे रखे हैं, नाइट्रोजन का
28 दे रखा है, इसका 64 दे रखा है। क्या हम लोग आज बेटा प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहां प्रूव किया था, ये रहा, और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है ना। ये मत कहना सर अब मतलब ये दोनों अलग है, बिल्कुल प्रूव किया, आपके सामने पूरा डिराइव किया हुआ मैंने, ठीक है। क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं सीधा का सीधा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। क्या नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, या कोई भी मिक्सचर के लिए हो जाता था, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वॉल्यूम परसेंटेज वाला सिर्फ गैसियस के लिए, तो यहां पर गैसियस लिखा होता है या कोई और लिखा होता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था, M1 N1 M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। M1 पहली गैस का मोलर मास, मैं फर्स्ट गैस जिसे 1 लिखा हुआ है यहां पे, जिसे 1 लिखा हुआ हम लोगों ने, उसको नाइट्रोजन मान रहा हूं बेटा, उसका मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को, M1 कितना 28 ग्राम। मैं दूसरी गैस, सेकंड गैस SO2 को मान रहा हूं, जिसको 2 से लिखा हुआ है यहां पे, SO2 गैस है, उसका मोलर मास भी बेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैं नहीं कुछ कर रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना 64 ग्राम, ठीक। बस हमें क्या फाइंड, देखो M1 आ गया, M2 आ गया, बस नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के 4 फॉर्मूले होते हैं, या तो मैग्निफिसेंट, या पर्सनैलिटी, या वाव टोटली, या मार्वलस। हम यहां पर क्या लगाएंगे, मैग्निफिसेंट। क्यों सर, कैसे पता चला, अरे मास दे रखा है ना, मास दे रखा है तो ऑब्वियसली मैग्निफिसेंट लगाऊंगा। मैग्निफिसेंट क्या होता था, मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये रहा, नाइट्रोजन का फाइंड आउट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स 20 डिवाइडेड बाय 28, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसका। N2 उसका मास कितना दे रखा है 80 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है, वही मॉलिक्यूलर वेट कह लो, ठीक है 64, ठीक बेटा। एज इट इज वहां पर वैल्यू रख लो, एज इट इज, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। M1 की जगह 28, N1 अभी अभी सॉल्व किया 20 बाई 28, M2 64 रख रहा हूं, N2 पिछले पेज पे सॉल्व किया 80 बाई 64 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 पता कितना आएगा, मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज याद है, शायद ये 0.75 है, और ये पता कितना है 1.25, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा आप, डिवाइड कर लीजिए, यही आएगा, याद है मेरे को, ठीक है। N1 कितना बोला मैंने 0.71, N2 कितना बोला है 1.25, यहां पर ये 28 से 28 कैंसिल आउट, 64 से 64 कैंसिल आउट। क्या बेटा, ऊपर 100 आ गया, नीचे 1.96 आ गया। अगले पेज पे लिख रहा हूं, इसी को लिख रहा हूं, एवरेज उसी को लिख रहा हूं, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं। 100 डिवाइडेड बाय 1.96, जो डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है वहां पर 1.96 को अप्रोक्सीमेटली 2 रखा हुआ है, ठीक। तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको 100 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा 50, ठीक। हाँ ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, मैं मान सकता हूं कि अगर आप कहें, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या होगा, 100 को 1.96 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 50 से थोड़ा सा ऊपर आएगा वो आंसर, ठीक है। बट ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर अब दोबारा हम डिबेट नहीं करेंगे, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या कहीं पे भी हो, सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, बहुत सारे एवरेज फाइंड आउट किए हैं, चाहे, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोलर मास एक ही बात होती है, चाहे एवरेज फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसके बराबर होता है, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। सर ये वेपर डेंसिटी क्या होती है, ये हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का, 11th का ही
स्टेट्स ऑफ मैटर का। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होता है। तो कहीं पर भी अगर वेपर डेंसिटी पूछी हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, एवरेज निकाल लो, डिवाइड कर दो 2 से, आ जाएगा वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन करके देख लेते हैं उसके ऊपर। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। यहां पर अगर मिक्सचर कर दूंगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, मिक्सचर आ जाएगा, यानी कि एवरेज आ गया, यानी कि एवरेज। अरे मिक्सचर का मतलब यही है ना, दो चीजें ऐड हुई हैं, तो मिक्सचर कह लो या एवरेज कह लो, ठीक है। जिसके अंदर 64% बाय मास मीथेन है, 32% बाय मास ऑक्सीजन है। मोलर मास ये दे रखे होंगे क्वेश्चन में, इसके बारे में डिबेट कभी नहीं करनी। 16 ग्राम, ग्राम। क्या परसेंटेज बाय मास दे रखी है? यस सर। पहले एवरेज मोलर मास निकाल लेता हूं, फिर निकालूंगा लास्ट में वेपर डेंसिटी, ठीक है। एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे? 64% ऑक्सीजन है, 32% सॉरी 64% मीथेन है बेटा, सॉरी 32% ऑक्सीजन है, एंड द रिमेनिंग इज हाइड्रोजन। अच्छा, 3 चीजें हैं आपकी बात, तो कोई बात नहीं सर, उसमें कौन सी बात है, बड़ी बात है। आपने 2 के लिए सिखाया था, ठीक है, हम 3 के लिए लगा लेंगे फॉर्मूला। क्या हम लोगों ने 2 के लिए, जब 2 गैसेस थी, उनका एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला बेटा ये सीखा था, M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, है ना। अब 3 गैसेस हैं, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा? बस सर यहां पर क्या कर देना, M3 N3 कर देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। थर्ड गैस का मोलर मास, थर्ड के नंबर ऑफ मोल्स, और यहां पर भी अगर फर्स्ट के मोल्स रखे हैं, ऐड किए हैं सेकंड में, तो सेकंड ये टोटल क्या कर दूंगा, थर्ड कर दूंगा, उसमें तो कोई देखो बड़ी बात है नहीं। मान लो 4 गैसेस होती तो प्लस M4 N4 डिवाइड में प्लस N4 और आ जाता, फोर्थ गैस के मोल्स आ जाते। तो करना क्या भाई, मैं 1 मान रहा हूं, फर्स्ट गैस मान रहा हूं मीथेन को, सेकंड गैस मान रहा हूं ऑक्सीजन है शायद, हां ऑक्सीजन है, और थर्ड गैस मान रहा हूं हाइड्रोजन। क्या इसका नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास कितना दे रखा है 64, मोलर मास कितना क्वेश्चन में दे रखा है 16, 4 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के 32 ही दे रखा है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास भी 32 ही होता है, 1 आ गया। सर हाइड्रोजन का तो मास दे ही नहीं रखा बेटा, 100 ग्राम के अंदर 64 ग्राम मीथेन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, टोटल 100 ग्राम है, उसमें से 64 ग्राम मीथेन हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन कितना होगा सर 4 ग्राम। 64 प्लस 32 कितना होता है 96, टोटल 100 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, दैट इज 4 ग्राम। क्या नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के भी निकल जाएंगे 4, डिवाइडेड बाय मास है उसका, मोलर मास कितना है 2। क्या बेटा बस यहां पर फॉर्मूला लगा सकता हूं अब, M1 इसका मोलर मास कितना है 16 इंटू 4, N1 4 आया, M2 ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 32 इंटू मोल्स कितने आए 1, M3 तीसरे के हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2, उसके मोल्स कितने आए 2, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस 2, पहले के नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स, तीसरे के। क्या बेटा हम लोग यहां से एवरेज मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लें। 64 प्लस 32 कितना होता है 96, 96 प्लस 4 कितना होता है 100, 100 को किससे डिवाइड किया हम लोगों ने 7 से। सही किया ना हम लोगों ने, बिल्कुल सही किया, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो सकती। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ये रहा एवरेज मोलर मास, क्या 100 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, दैट इज 14.28। बट आपसे एवरेज मोलर मास थोड़ा पूछा गया, आपसे तो वेपर डेंसिटी पूछी गई है। अभी अभी लिखा था हम लोगों ने एवरेज मोलर मास, वही मोलर मास ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को VD भी लिख देते हैं, ऑफ द मिक्सचर। क्या बेटा ये 14.28 आ चुका है, VD लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, वेपर डेंसिटी। क्या आंसर जो है 7.14 आ जाएगा। क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, चेक कर लें। नहीं ये तो क्वेश्चन थोड़ा था, इससे अगला था, सॉरी।
ये रहा जी 7.14, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हाँ जी, एक डाउट जो आपको बड़े दिनों से परेशान कर रहा था, जिसके बारे में हिंट हमने बहुत बार दिया, ऑडियो के थ्रू भी, क्लास में भी, लाइव क्लास में भी, बट आज हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे। आपका कोई भी डाउट अनआंसर्ड नहीं रहेगा, बट कुछ चीजें आपको समझनी भी पड़ेंगी। हाँ, वो अलग बात है, अब कोई पूछ रहा है कि 2.2 को 5 में ऐड करेंगे तो बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, उस जैसे डाउट्स को हमने ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक पढ़ा रखा है। बट ये सोचने वाला था, दिमाग लगाने वाला था, और हम डेफिनेटली आपकी इसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, बट पहले आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन तो हम लोगों को पता है सर, काफी दिन से तंग कर रहा था हम लोगों को। क्या है? इफ वी चेंज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, 1 AMU की हमने डेफिनेशन चेंज कर दी। क्या कर दी? 1 AMU को ऐसे डिफाइन कर दिया एज 1/x ऑफ 1/12 की जगह 1 AMU की डेफिनेशन क्या होती थी? 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, उसकी जगह 1/x कर दिया ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो बताइए, ग्राम एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, ये बात मैंने बोली है क्लास में। ठीक है, बट आप इसको प्रूव करके दिखाइए। सर मैं प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए। ये देखिए, अगर 1 AMU की डेफिनेशन ये होती, रिक्वेस्ट आपसे वही है, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं ले रखी तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा जी। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं रिवाइज कर रखी तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। डिपेंड कर रहा है आपने रिवाइज किया है कि नहीं, वो आपके ऊपर है। नोट्स अगर आप नहीं बनाते होंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं उसके बारे में, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हमारी इस बात की गारंटी है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट है, वो आपका IIT JEE एडवांस में सिलेक्शन करा सकता है। आप उसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पता चले अभी क्लास लेते टाइम आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पर चारों तरफ शोर मच रहा है। ठीक है, आज आप संडे का लुत्फ उठा रहे हैं। ठीक है, सर आज मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। भाई मन जो शरीर में कहां पे होता है, कहां पे होता है? चेस्ट के अंदर होता है, पीठ में होता है, लेग्स में होता है, आर्म्स में होता है, दिमाग में होता है। कहां होता है मन? मन नाम की कोई चीज नहीं होती। मन सिर्फ उन्हीं के लिए बना है जो नाकामयाब होने वाले इंसान होते हैं या नाकामयाब हो चुके हैं। आज से 10-15 साल बाद कहना, हाँ बनने को तो मैं भी IITian बन जाता, बट मेरा ना मन नहीं कर रहा था IITian बनने का। ठीक है, मैं देखता हूं दुनिया में कितने तुम्हारे जैसे लोग हैं जो इस बात का विश्वास करेंगे। हाँ, कुछ लोग आपकी बातों का विश्वास करेंगे। सर कौन होंगे ऐसे लोग? अरे वो वही होंगे जिनका मन नहीं कर रहा था IITian बनने का। ठीक है ना, तो ऐसे लोग आपकी बातों का विश्वास करेंगे। जो दुनिया नॉर्मल है, ठीक है, जो सक्सेस की तरफ जाती है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे। कभी सुना है किसी सक्सेसफुल आदमी की, कभी आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और उसमें लिखा हो, हाँ मेरा मन किया था ये बनने का, या मेरा ये मन नहीं किया करने का, इस कारण मैंने ये काम नहीं किया। ठीक है, मन नाम की कोई चीज नहीं होती। मन सिर्फ नाकामयाब लोगों का हथियार है। ठीक है, टॉपिक पर वापस आ रहे। 1 AMU इज डिफाइंड एज, मान लो ऐसे डिफाइन किया होता, 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो क्या RAM इसी के बराबर होता? मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU। पता है ना 1 AMU कैसे लिखते? ठीक है सर, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास सर वो होता है राम इंटू 1 AMU। राम इंटू 1 AMU, क्या राम यही है? इंटू 1 AMU यही है, ये 1 AMU ही तो है। अब बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास वो किसके बराबर होता है? आर्म इंटू Na। आर्म इंटू Na, क्या ये आर्म लिखा हुआ है? ठीक, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आर्म यही है? मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1/12, 12 बाय Na, 1 AMU ये रहा, और फिर इसको Na से मल्टीप्लाई कर रहा था, कर दिया भाई Na से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, क्या ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा? यस सर। क्या ये Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा? यस सर। ठीक है, क्या गाम और राम इक्वल आ गए? यस सर, गाम और राम इक्वल आ गए। कब? जब डेफिनेशन क्या थी? 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। बट मैंने तो डेफिनेशन चेंज कर दी है, मैंने तो डेफिनेशन चेंज कर दिया, यही तो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ न्यू AMU इज डिफाइंड एज 1/x of 1 atom of carbon 12, then
राम किसके बराबर होगा? सर राम होता था मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU। कौन सा 1 AMU? जो चेंज कर दिया भाई, चेंज करके ये आएगा आपकी बार 1/x × 12/Na। अगर किसी को ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे लिख दिया है तो भाई आपने पिछली क्लासेस नहीं ली है, ठीक है। आम किसके बराबर होता है? सर राम × 1 AMU। राम लिखो, लिख दिया। इंटू 1 AMU, क्या आपकी बार 1 AMU यही है 1/x × 12/Na। सर अब गाम लिखो, गाम क्या होता था? आम इंटू Na। आम इंटू Na। आम, आम क्या है? मास ऑफ वन एटम 1/x × 12/Na। ये राम हो गया, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आम हो जाएगा। आम को Na से मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या हो जाता था? गाम हो जाता था। अब जरा ध्यान से देखो, क्या अब गाम राम के इक्वल है? क्या अब गाम राम के इक्वल है? वहां पर थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1/x × 12/Na। पिछले वाले केस में यहां पर 12 था, जो पिछली वाली डेफिनेशन थी, तो मैंने 12 से 12 कैंसिल आउट कर दिया था, Na से Na कैंसिल आउट कर दिया था, तो गाम राम के इक्वल आ गया। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया था, पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो गाम राम के बराबर आ गया था पिछले वाले में, 12th वाले में। क्या अब की बार ऐसा हो रहा है? नहीं सर, अब की बार ऐसा नहीं हो रहा। ये डिवाइड में 1/x किया हुआ है तो ये x ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में 1/x किया हुआ है तो x ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/x, ये x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये 12/Na, ये 12/Na क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 12 डिवाइडेड बाय Na है, पता है क्या बन जाएगा? Na ऊपर 12 नीचे, Na ऊपर होगा, ये नीचे वाले से कैंसिल आउट होगा, 12 नीचे होगा, 12 ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या अब गाम राम के बराबर है? ना सर, अब तो गाम राम के बराबर है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि राम बदलेगा तो गाम बदलेगा? भाई अब गाम राम के बराबर है ही नहीं, ठीक है। पिछले वाले में था, जब डेफिनेशन 1 AMU रखी थी आपने, 1/12 रखी हुई थी, तब गाम राम के बराबर था, बट हमने डेफिनेशन ही अब 1/12 की जगह 1/x कर दी, ठीक है। अब गाम राम के बराबर है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो हम कैसे कहेंगे कि एक बदलेगा और दूसरा बदलेगा? जैसे मान लो कोई घर पे छोटा बच्चा हो 2-3 ईयर्स का, उनको पैसों का सिस्टम समझ नहीं होता। अगर आप उनको ये बता दो कि एक 10 रुपये का नोट ले जा और तेरे को मार्केट से डेयरी मिल्क मिल जाएगी छोटी वाली, ठीक, उसको नहीं पता कि 10 रुपए की डेयरी मिल्क आती है नहीं आती है, कुछ नहीं पता। वो सिर्फ शॉपकीपर के पास जाते हैं, 10 रुपीज़ का नोट देते हैं, वो उसे डेयरी मिल्क दे देता है, खत्म, ठीक है। चलता रहता है, चलता रहता है, 5-6 महीने ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, डेयरी मिल्क वाली कंपनी ने वो चॉकलेट का रेट 10 रुपीज़ से 11 रुपीज़ कर दिया। अब बच्चे को तो पता नहीं है कुछ भी, वो तो 10 रुपीज़ लेके जाता है और शॉपकीपर को कहता है कि मुझे एक डेयरी मिल्क दे दो, ठीक है। शॉपकीपर कहेगा अब तुझे नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो वो है कि हाँ 10 रुपीज़ मतलब डेयरी मिल्क की चॉकलेट का, डेयरी मिल्क चॉकलेट, बट ऐसा रियलिटी में अब है ही नहीं। अब उसका रेट क्या हो गया है? चेंज। अब आप वो कह ही नहीं सकते कि 10 रुपीज़ इज इक्वल टू डेयरी मिल्क की चॉकलेट का वो 10 रुपए वाला पैकेट, क्योंकि अब वो 11 रुपीज़ की हो गई है या 12 रुपीज़ की हो गई है। तो गाम राम के बराबर तब तक ही होता है जब तक डेफिनेशन 1/12 है, ठीक। गाम राम के बराबर होता ही नहीं है, ठीक है, जब डेफिनेशन 1/x कर देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 1/x करने से गाम जो है वो चेंज हो जाएगा? एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर ली है तो 2 मिनट और लगेंगे इसको भी एक्सप्लेन करने में। एक क्वेश्चन था कि आप 1/12 की जगह 1x कर दो तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? मैंने लिखवाया था नो चेंज, मैंने लिखवाया था नो चेंज। प्रूफ आपके सामने। क्या हमने 1/12 की जगह 1/x कर दिया, यानी कि 1/6 कर दिया? क्या ऐसा करने से ग्राम एटॉमिक मास चेंज हुआ है? ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ही है ना। अरे Na एटम्स का मतलब 1 मोल ही होता है भाई, ठीक है। Na एटम्स है ना, ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 मोल, 1 मोल। क्या ऐसा करने से 1/12 की जगह 1/6 करने से क्या Na चेंज हुआ था? ना। क्या मास ऑफ 1 एटम चेंज होगा? एक एटम का मास चेंज होगा अगर आप उसका किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। याद है कुंग फू पांडा वाली स्टोरी? क्या कुंग फू पांडा का मास चेंज हुआ था जब उसने ब्रिक्स को एक की जगह 2-2 कर दिया था? ना सर, कुंग फू पांडा का रिलेटिव मास चेंज हुआ था, एब्सोल्यूट मास थोड़ा चेंज हुआ था। वो तो उतना ही रहेगा जितना सुबह था उतना ही शाम को, अगर आपको स्टोरी याद हो तो। ना ये चेंज हुआ ना ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक। मेरे ख्याल से 2-3 ऐसे डाउट्स थे जो इससे रिलेटेड थे, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये क्लास 10th में बेटा आपने या 9th में पता नहीं सीखी होगी, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने एक दो क्वेश्चन भी दिया था डीपीपी में, ठीक है, बट बच्चों को प्रॉब्लम आई। देखो 9 10th का तो याद होना चाहिए ना यार, ठीक है, बट कोई बात नहीं है तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर भी हिंट दे देता हूं, ठीक है। दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। एक तो मैं आपको यह बता दूं, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का कंबस्शन होता है। कंबस्शन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो CO2 गैस बनती है और H2O लिक्विड बनता है। साइड में कहीं लिख लो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है तो CO2 गैस बनती है और H2O लिक्विड बनता है। जैसे ये देखो C2H6 इथेन है, इसका कंबस्शन करा दो, कंबस्शन मतलब O2 के साथ रिएक्शन करा दो तो CO2 गैस बनेगी और H2O लिक्विड बनेगा, ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर इनको बैलेंस कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड है, बिल्कुल छोटे से फॉर्म में करना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जिसके सबसे ज्यादा एटम्स नजर आ रहे हैं, जिसके सबसे ज्यादा एटम्स नजर आ रहे हैं, सबसे पहले उसको बैलेंस करो। सर यहां पर कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, कार्बन का 1 है। क्या सबसे ज्यादा एटम आपको हाइड्रोजन के नजर आ रहे हैं? यस सर, हाइड्रोजन के नजर आ रहे हैं, 6 एटम्स है, ठीक है, C2H6 है ना, 6 एटम्स है। तो बताओ बैलेंस कैसे करूंगा? क्या यहां पर 3 कर दूं तो क्या हो, हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 × 2 6 आइटम्स हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब जिसके उससे कम एटम्स है, सबसे ज्यादा वाला हो गया। अब उसको कार्बन को बैलेंस कर देते हैं। कार्बन के कितने हैं यहां पर? 2, यहां पर कितने हैं? 1। लो जी, कार्बन के भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। अब बचा क्या रह गया? ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन देखो, यहां पर 0, यहां पर 2, तो 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखते हैं बेटा, 2 2 4, एक CO2 में 2 एटम है, 2 CO2 में कितने होंगे? 4, और यहां पर कितने हैं? 3, यानी कि टोटल कितने हो गए? 7 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, ठीक। इधर 2 है, इधर 7 है, कैसे बैलेंस करूंगा? सर इसको 7 बनाओ किसी तरीके से। कैसे बनाओ? क्या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो? सर ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे तो यहां पर तो 14 एटम्स हो जाएंगे। देखो एक O2 में 2 एटम्स हैं तो 7 में कितने होंगे? 14, बट आपको तो 7/2 बनाना है, आप 7 बनाना है, ठीक है। तो क्या करूंगा? 7/2 करूंगा। अगर 7 लिख देता तो 14 एटम्स हो जाते, ठीक। क्या ये बैलेंस हो गया? ठीक है। कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि इन सबको फ्रैक्शन में मत लिखो, इनको इंटीजर में लिखो। कोई बात नहीं, जो नीचे डिवाइड में आ रहा है, कौन आ रहा है डिवाइड में? 2, सबको उससे मल्टीप्लाई कर दो, सबको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो C2H6 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा C2H6 हो जाएगा। 7/2 O2 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7/2 O2 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 हो जाएगा। CO2 2 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 हो जाएगा। H2O 3 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 हो जाएगा। समझ आ गया होगा? वेल एंड गुड। नहीं आया, एक और एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। अब की बार कोई और हाइड्रोकार्बन रख लेते हैं, C3H8, उसका कंबस्शन करा रहा हूं। कंबस्शन कराने पर बनता क्या है? CO2 और H2O, ठीक। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? जिसके सबसे ज्यादा एटम नजर आ रहे हैं। किसके सबसे ज्यादा एटम नजर आ रहे हैं? सर हाइड्रोजन के 8 हैं इधर, इधर कितने हैं? 2, 8 और 2 इक्वल करना है। कैसे करूंगा? सर यहां पर 4 कर दो, 4 कर दो, हो गए 8 यहां पे भी, ठीक है। अब कार्बन बैलेंस कर लो। यहां पर कार्बन कितने बैलेंस है? पहले हाइड्रोजन फिर कार्बन। यहां पर कितने? 3, यहां पर कितने? राइट हैंड साइड में 1, क्या हो गए? कार्बन भी बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन, इधर देखो, यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ये नजर आ रहे बस। राइट हैंड साइड में कितने हैं? एक CO2 में 2 हैं, 3 CO2 में कितने हो जाएंगे? 6, 4, 6 और 4 कितने हो गए? 10 एटम्स। अब बेटा इन दोनों को सेम करना है, इधर 2 है, इधर 10 है ऑक्सीजन, दोनों को सेम करना है। कैसे सेम करेंगे? इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये भी 10 हो जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा। क्या हो गया? बैलेंस, ठीक। तो जब भी कंबस्शन हो, पहले हाइड्रोजन बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, और फिर पहले हाइड्रोजन फिर कार्बन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। सर हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के भी सिखा दो कुछ, जरूरी है हाइड्रोजन कार्बन ही सीख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये रहा N2 H2 NH3, इसको बैलेंस करना। किसके एटम सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको?
सर दो नाइट्रोजन के, दो नाइट्रोजन के, एक नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो पहले उसको बैलेंस करो। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पर कितने हैं? 3। कैसे बैलेंस करेंगे? 2 और 3 को सेम करना है। कैसे करूंगा? 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा, और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा। 3 वाले को 2 से कर दिया, 2 वाले को 3 से कर दिया। ठीक, अब नाइट्रोजन बैलेंस करो। नाइट्रोजन यहां पर भी कितने हैं? 2, यहां पर भी कितने हैं? 2, हो गया बैलेंस। ठीक है, ये सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल मेथड था। क्लास 11th में एक चैप्टर आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस भी बैलेंस करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बात किसके बारे में करनी है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो वो सॉल्व कर देते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, किसी भी रिएजेंट कह लो या रिएक्टेंट कह लो, ठीक है, जो कंज्यूम हो जाता है, जो भी रिएजेंट खत्म हो जाता है, जो भी रिएजेंट खत्म हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, जैसे ये देखिए कोई रिएक्शन है, 2A + 5B गिव्स यू 6C। ठीक, ये बेटा स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 6 है। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट्स में से होगा, या तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा या ये होगा। पिछली क्लास में पढ़ाया गया जी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, डिटेल में पढ़ाया गया। कुछ बच्चों को छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, मुझे लगा कि बता देनी चाहिए दोबारा, क्या चला जाएगा। ठीक है, वैसे वहीं से समझ आ जाएगा अगर आपको अच्छे तरीके से पता हो तो। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ए के 8 दे रखे हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स बी के 15 दे रखे हैं। ठीक, आपसे पूछा जाए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, या तो लिमिटिंग रिएजेंट ए होगा और या बी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, लाइक ए फाइंड आउट करना है, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो, उसके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 4। या बी होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 15, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, दैट इज 5, कम्स आउट टू बी कितना आया? 3 आया। क्या ए और बी में से जिसकी वैल्यू छोटी होगी, जिसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कौन सी वैल्यू? इसकी वैल्यू 4 आ रही है, इसकी 5 आ रही है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि ये गलत था और ये क्या है? सही। इतना पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स लो, उसी के स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, जिसका भी वैल्यू लोवेस्ट आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक, मान लो पेपर में आ जाता, पेपर में आ जाता, अगले पेज पे लिखते हैं F6, कोई और क्वेश्चन है, वो पिछले वाला तो खत्म हो गया। 6 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B आर रिएक्टेड टू फॉर्म C, फाइंड, फाइंड क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इक्वेशन आपको दे रखी है 2A प्लस ऐसे मनमर्जी से कुछ भी 4B गिव्स यू ऐसे कुछ भी 3C। क्या सबसे पहले जब भी दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन होगी, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो लिमिटिंग रिएजेंट ए होगा, कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होगी, या लिमिटिंग रिएजेंट बी होगा। क्या बेटा? ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 6 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कितना है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का? 2, कितना आ गया? 3। या तो लिमिटिंग रिएजेंट बी होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। क्या आपको पता है ये 3 है, ये 1 से भी लेस आएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू लोएस्ट है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सारी कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगी और ये क्या है? गलत। ठीक, चलो लिमिटिंग रिएजेंट तो पता चल गया, हमें प्रोडक्ट बताना है, C बताना है कितना बनेगा। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। 2A गैस 4B गैस गिव्स यू 3C गैस। एक बार चेक कर ले, इक्वेशन यही है ना, 2A गैस 4B गैस 3C गैस। ठीक है, और लिमिट रिएक्शन मोल्स कितने दे रखे हैं? 3। अच्छा ये देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? पता है ना स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल्स बोल सकते हैं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? अगर 4 मोल्स B के रिएक्ट करते तो ये पता कितने देते हैं हमें?
ये पता कितने देते हैं हमें मोल्स सी के, दैट इज 3। बट हमारे पास क्वेश्चन में बी के कितने मोल्स दे रखे हैं 3। अगर इसके 4 मोल्स रिएक्ट करते तो सी के 3 मोल्स बनते। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता बी का, तब कितने बनते, ये 3/4 बनते। क्वेश्चन के अंदर हमें कितने मोल्स दे रखे हैं, इसके 3 मोल्स दे रखे हैं। तो बताओ 3 मोल्स ऑफ बी से कितना बनेगा बेटा, 1 मोल से जितना बन रहा है 3 मोल से कितना बनेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। दैट इज आंसर कितना आ गया 9/4 मोल्स। ठीक, सिर्फ लास्ट टॉपिक है हमारा, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। ये भी लास्ट क्लास में बताया, बट फिर भी एक बार फिर दोबारा बता लें। जैसे कोई इक्वेशन कर लेते हैं, वन C3H8 गैस, 5 O2 गैस, 3 CO2 गैस, 5 H2O, 5 आएगा 4 आएगा 4 आएगा, 4 H2O लिक्विड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। क्या क्वेश्चन इस तरह से आया, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन with excess of C3H8। बेटा जो चीज एक्सेस में दे रखी है वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी, नाम से पता चल रहा है। जो चीज एक्सेस में है यानी कि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन। लास्ट क्लास अगर आप पढ़ के आए हैं तो क्या स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या हम वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या मैं इसे बोल सकता हूं 1 लीटर ऑफ प्रोपेन विल रिएक्ट विद 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू 3 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 4 लीटर वाटर नहीं बोल सकता, वो लिक्विड में है। याद है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते थे सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ाया बेटा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, जो एक्सेस में है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन। क्या बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस CO2 कितने लीटर, ये 5 लीटर से कितना बनेगा 3 लीटर। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम बोल सकते हैं 3 लीटर। और हमें कितने से पूछा हुआ है CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, 10 लीटर से पूछा हुआ है। कितने से पूछा हुआ है, 10 लीटर से पूछा हुआ है। तो 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस CO2। 5 लीटर से 3 लीटर बनता है, तो 10 लीटर से कितना बनेगा सर, 3/5 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 4 लीटर। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन डीपीपी में दे रखा था। सर आपने कैसे क्वेश्चन दे दिया बिना टॉपिक करवाए हुए। टॉपिक करवाया जी, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को वॉल्यूम बोला जाता है, ये करवाया है लास्ट क्लास में, तो बस ऐसे रिवाइज करा दिया। ठीक है, मेक श्योर करिएगा जो आज की डीपीपी हो उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके डाउट ग्रुप में अगर आपको कोई डाउट आए, आना नहीं चाहिए, और पुराने भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम नेक्स्ट क्लास को। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।